हरिओम। हम जिस घर में रहते हैं, सुबह एक बार उसके सारे खिड़की दरवाजे खोल दें, आर पार हवा निकल जाने दें। उसके बाद घर प्रदूषण मुक्त हो जाता है, शुद्ध हवा के कारण, गंदगी निकल जाने के कारण, और फिर सारा दिन आप आराम से सुखपूर्वक वहाँ रहते हैं। ऐसा घर निरोग रखता है हमें। फिर दूसरे घर की बात हम करते हैं। वो है वो घर जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम घट कहते हैं। हम भी रहते हैं और हमारा जो परम आत्म है, परमात्मा, वो भी रहता है। इसीलिए परमात्मा को भी हम घट घट वासी कहते हैं। इस घट में भी जब तेज सांस चल जाए, थोड़ा सा पसीना आ जाए, इसकी आबो हवा अच्छी हो जाए, तो फिर इसमें भी रोग नहीं पनपते। अधिकांश रोग हमारी जीवन शैली में बदलाव की वजह से, या कहिए कि जीवन शैली जब नकारात्मक हो जाती है तब पनपते हैं। सर्वरोगा मलाश्रया। शरीर में मल रुकने लगता है, रोग पैदा होते हैं। जिन अंगों को हमने बहुत अच्छे अच्छे काम करने के लिए रखा है, परमात्मा ने हमें दिया है, उन अंगों से वो काम न लिए जाएं। जोड़ों से जोड़ों का काम न लिया जाए, अंतःस्रावी ग्रंथियों से उनके डिस्चार्जेस का उपयोग करने का काम न लिया जाए। हमारे फेफड़ों से जितना उनको काम करना चाहिए वो काम ना लिया जाए, तो फिर ऐसे से हार्डनिंग हो जाती है, यानी सख्त हो जाते हैं हमारे अंग, उसमें डिपॉजिट्स होने लगते हैं, और कई बार फिर इन्फेक्शंस भी होने लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब अंग काम नहीं करते तो उन्हें काम न करने की आदत पड़ जाती है। बहुत सारे रोग इसी वजह से होते हैं। एक आजकल की जीवन शैली की वजह से बहुत प्रचलित रोग हो गया है, वो है थायराइड का रोग। थायराइड के जो रोग हैं, चाहे तो वो हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपर थायराइडिज्म है, दोनों ही स्थितियों में हमारा शरीर का स्वास्थ्य नेगेटिवली इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्रंथि से जो डिस्चार्ज होता है, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होता है, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ बना रहता है। तो थायराइड ग्रंथि से जो डिस्चार्ज होता है वो थायरैक्सिन कहलाता है। अब तो आप मेडिकल साइंस वालों से डिस्कस करते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, बहुत कुछ जान गए हैं, और बहुत से लोग तो इनके उपचार भी जानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, किन क्रियाओं को करना चाहिए, लेकिन उतने के बावजूद भी वो बीमार रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, तो ही गड़बड़ होती है। तो जो थायरैक्सिन का जो निर्माण है वो अधिक मात्रा में होने लगे तो उसकी अधिकता के रोग हो जाते हैं, और अगर उसका निर्माण कम मात्रा में होने लगे या थायरैक्सिन बनना बंद हो जाए तो फिर उससे संबंधित रोग हो जाते हैं। थायराइड का काम है हमारे शरीर के फैट को, चर्बी, या हमारे शरीर के प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, इनको बैलेंस करना, इनको कंज्यूम कराना और शरीर को स्वस्थ रखना। अगर हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो फिर हम बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हमारा काम करने लगता है, बहुत ज़्यादा बिना ज़रूरत की ही चीज़ें खर्च होने लगती हैं, और हम क्षीणकाय हो जाते हैं। आँखें भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बाहर को निकली सी रहती हैं, जैसे आप घूर रहे हो। किसी को देख करके पता चल जाता है कि इनको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है। ऐसे ही अगर हाइपो की स्थिति है, यानी बनता नहीं है, तो फिर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कमज़ोर रहता है, जिस वजह से चीज़ों का सही पाचन नहीं हो पाता, सही कंजम्पशन नहीं हो पाता। परिणाम ये होता है कि हम बिना खाए भी, कम खा करके भी थुल होते हैं। और अक्सर कई लोग कहते हैं मैं तो एक ही रोटी खाता हूँ, मैंने तो अब चीनी भी छोड़ दी है।
सब कुछ है, लेकिन जब मशीनरी में गड़बड़ है तो खाना छोड़ दो या खाना पकड़ लो, दोनों ही स्थिति में आपको परेशान तो होना पड़ेगा। जिन लोगों को, क्योंकि ये जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ये भी बीमारियाँ ऐसी ही हैं कि उनको शुगर हो गया, डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, या हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हृदय के ऊपर आघात, तो ऐसी सब जो बीमारियां हैं उनका भी थायराइड से रिश्ता है। और फिर थायराइड इतना इम्पॉर्टेंट ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड, कि वो अन्य जो हमारी ग्रंथियां हैं उनको भी प्रभावित करता है, क्योंकि जब शरीर को प्रभावित कर रहा है तो स्वाभाविक है वो उन ग्रंथियों को भी प्रभावित करेगा। मैं ये मान करके चलता हूँ कि योगाभ्यास अगर आप करते हैं, और मानना क्या, अनुभव है ये मेरा, योगाभ्यास आप नियमित करते हैं तो आपको ये जिन जिन तकलीफ़ों के हम जिक्र कर रहे हैं और इनके अलावा भी बहुत सारी तकलीफ़ें, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अक्सर हम ये सोचते हैं कि मेरा तो सब ठीक ठाक है, मैं योगा करके क्या करूँगा। वहाँ मुझे हंसना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है कि क्या बीमार होने की इंतज़ार कर रहे हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर योगाभ्यास करें। जब मैं लुट ली तो खूब भगी, ये कोई बात है? पहले ही प्रिकॉशन रखो कि लुटना ना पड़े और फिर भागने की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन जो भी हो, उपचार तो जो प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में योग को लेते हैं उनको भी होता है, और जिन्होंने योगाभ्यास कभी नहीं किया है उनको भी उपचार तो चाहिए। दवाइयों के द्वारा हम राहत लेते हैं, लेकिन सिस्टम्स को इम्प्रूव किए बिना दवाइयाँ भी कम इफ़ेक्टिव होती हैं और कई बार तो आगे चल के उनका असर ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गन सहयोग नहीं कर रहा है। तो ऑर्गन सहयोग करे, इसके लिए आप मेडिसिन लें चाहे ना लें, ऑर्गन्स को तो संवारना ही पड़ेगा। और योग तो ऑर्गन्स को संवारने की क्या बात, ये तो जीवन को संवार देता है। करना चाहिए, अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इससे जीवन सार्थक होता है। दुनियावी ज़िंदगी, मानसिक ज़िंदगी, भावात्मक ज़िंदगी, और सबसे बड़ी चीज़ रूहानी ज़िंदगी यानी आध्यात्मिक जीवन हमारा। परमात्मा तक को तो आप पा लेते हैं योग से, और क्या चाहते हैं, लेकिन करें तो सही। अब जो आसन या जो प्राणायाम, जो मुद्राएं विभिन्न समस्याओं को ठीक करने वाली होती हैं, प्राय जो व्यक्ति कभी नहीं इन अभ्यासों को किए रखता तो वो ये सोचता है कि मेरे लिए तो ये बड़ा मुश्किल काम है। वहाँ हमारे अध्ययन मोक्षायतन योग संस्थान में जो भारत योग की एक शैली है, उसके अध्ययन ये बताते हैं कि जो आसन मैं एक अभ्यासी होने के नाते पूरी तरह से कर सकता हूँ, पूरी तरह से करने में जिन अंगों पर उसका प्रभाव पड़ता है, उस आसन का, उस प्राणायाम का, उस मुद्रा का, उस बंध का, एक बिगिनर अगर थोड़ा सा भी उतना कर पाता है तो उस अंग पर उतने में ही उसको प्रभाव मिल जाता है। मान लिया किसी आसन में, अब यही आज ही हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि ऊष्ट्र आसन करना चाहिए। तो ऊष्ट्र आसन आप, जिसने कभी आसन किए ही नहीं, वो नहीं कर पाएगा, तो उसको बता करके उसे और परेशान क्यों करें हम। तो उसके लेवल पर हमने अपने प्रयोगों के माध्यम से, जो योग में रिसर्चेस चल रही हैं उनके माध्यम से देखा कि उनको हम क्या विकल्प दे सकते हैं। यानी ऊष्ट्रासन पूरा नहीं कर सकते तो अर्ध ऊष्ट्रासन वो करेंगे। लेट करके वो ऊष्ट्रासन की स्थिति में नहीं जा सकते तो हमको बैठे हुए उस स्थिति में लाने का अभ्यास कराएंगे। चक्र आसन वो नहीं कर सकता तो अर्ध चक्र करेंगे। मत्स्येंद्र नहीं कर सकते तो फिर पूर्ण मत्स्येंद्र नहीं कर सकते तो मत्स्येंद्र करेंगे, अर्ध मत्स्येंद्र करेंगे, वो भी नहीं कर सकते तो फिर क्वार्टर मत्स्येंद्र करेंगे, वो भी नहीं कर सकते तो फिर हम उनको वक्रासन करा देंगे। यानी हर किसी के लिए साधन है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये ना सोचें कि योग इज़ टू टफ
and I have never done yoga. How can it be possible that even in diseased position I should opt performing yogic exercises? ये गलत हो जाएगा। आप अपनी बुद्धि जब अब तक प्रयोग नहीं की थी तो अभ्यास के मामले में अब भी प्रयोग मत करिए। आप किसी अनुभववृद्ध गुरु के पास जाकर के चीज़ों को सीखें। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जितनी भी भारत योग की आपके सामने यूट्यूब चैनल पर हज़ारों वीडियोज़ हैं, उनमें आपको अपने लिए चुनने का अधिकार है कि जहां आप हैं तत्काल अपनी यात्रा शुरू कर दें। और जब ज़्यादा जिज्ञासा होगी, ज़्यादा भूख लगेगी और आपको लगेगा कि मैं अच्छा कर सकता हूं, अब तो मुझे गुरुजी की डायरेक्ट गाइडेंस ज़रूरी है, आचार्य जी की ज़रूरत है, या जो आश्रम के अन्य आचार्य हैं उनसे आपको संपर्क करना है, तो फिर वो संपर्क हो जाएगा। आप आकर के उसको सीखेंगे। तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम में, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म है चाहे हाइपरथायराइडिज्म है, दोनों ही स्थितियों में कुछ क्रियाएं, 3-4 क्रियाएं आप सीख लें। उनका अभ्यास आप करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप एकदम इम्प्रूव करेंगे और फिर आप इस समस्या से निजात भी पा जाएंगे। क्योंकि अगर ये समस्या बनी रहती है तो इससे संबंधित जो नुकसान शरीर को होगा वो अन्य अनेक रोगों को पैदा करने वाला होता है। तो इसलिए किसी भी समस्या को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। घर में अगर कहीं खुरी लग गई है, कहीं तड़ेड़ आई है, क्रैक हुआ है, तो उसकी रिपेयर हाथों हाथ कर लेनी चाहिए ताकि आपका घर बढ़िया वाला घर बना रहे। आइए फिर करते हैं योगाभ्यास। थायराइड की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए केवल 3 आसन हम लेंगे। इस समय उनका आपको पूरा फायदा मिलेगा और ऐसे ही साथ में प्राणायाम जोड़ेंगे। पहला आसन हम इसमें लेते हैं सिंह आसन। सिंह आसन में गर्जन भी हमें करना है क्योंकि वो हमारे थायराइड को मैक्सिमम एक्टिवेट करता है। और थायराइड क्या है, एक जो हमारा श्वास नली है उसके ऊपर की तरफ एक ग्रंथि है, यानी जो देखने में अगर उसका आकार सोचें तो तितली जैसी आकृति है, दोनों तरफ ऐसे फैली हुई है वो। तो वो स्थिति इसमें है। जैसे आप टाई का नॉट लगा लेते हैं यहाँ पर, है ना, और क्या बोलते हैं, बिब या बॉब कुछ बोलते हैं, ऐसा बना लेते हैं, खुलापन होता है, बीच में ग्रंथि होती है, इस तरह की आकृति है। अब उसके जब हम थायराइड के रोगी इस गर्जना को करते हैं तो उससे वो एक्टिवेट होता है, पुष्ट होता है अंग हमारा थायराइड। वज्रासन में बैठ जाते हैं, घुटनों को फोल्ड करके, पीछे एड़ियाँ खुली हुई हैं, पंजे आपस में मिले हुए हैं इस तरह से। अब हमें घुटनों को चौड़ा कर लेना है, यानी इस प्रकार से घुटने खोल लें, हाथों को इस प्रकार लेकर के और अंगुलियां अंदर की तरफ और कलाई बाहर की तरफ लेकर के बैठ जाना है। कमर ढीली है, सीना ऊंचा है, पेट ढीला है। गहरा सांस भरेंगे, उसके बाद आँखों को पूरा खोलेंगे, जीभ को पूरा लंबा बाहर निकालेंगे जितना निकाल सकें और फिर लंबा गर्जन करेंगे। जब गर्जन हो जाए तो फिर जीभ को अंदर ले लेंगे, आँखें बंद कर लेंगे और नया सांस ले लेंगे। इस प्रकार से एक बार देखिए। हल्का सा ग्रीवा को मर्दन कर देते हैं, थोड़ा राहत देने के लिए। पैर फिर से मिला लेते हैं और सिर ढीला छोड़ करके बैठ जाते हैं। ये हुआ सिंह गर्जन। दूसरा आसन इसमें उपयोगी है ऊष्ट्र आसन। ऊष्ट्रासन जितना आपसे हो सके उतना करेंगे। पहली स्थिति है कि इसमें आप इस प्रकार बैठें जैसे वज्रासन में बैठे थे, लेकिन इसमें पंजों को, यानी हम पंजों के बल खड़े हो जाते हैं। और जो लोग कभी आसन जिन्होंने नहीं किया है वो अपने हाथों को अपने हिप्स पर ऐसे टिका लें, सिर को ढीला छोड़ें,
जितना हो सके पीछे झुकने की कोशिश करें और यहाँ रुक करके सांस लेते रहें। सिर को पीछे लटकाने की कोशिश बनी रहेगी, पेट आगे को निकला रहेगा, कमर अंदर को धंसी रहेगी, आंखें बंद रहेंगी, यहां तक कि पुतलियों को भी पीछे को लटका दीजिए और सांस चलता रहे। फिर सांस भरते हुए सीधे हो जाएं और फिर वज्रासन में बैठ जाएं। जो लोग ऐसा कर पाएंगे तो वो फिर इससे आगे यानी उष्ट्रासन करेंगे। उसी तरह से अर्ध उष्ट्र की तरह से हो जाना। पंजों के बल मुंह में, श्वास भरते हुए हाथ को ऐसे ले जाइए और अपनी एड़ी पर टिका दीजिए। फिर दूसरे हाथ को भी इसी प्रकार ले जाइए और दूसरी एड़ी पर टिका दीजिए। इस तरह से सारा वजन आपकी टखने के ऊपर और एड़ी के ऊपर है। सीना ऊंचा है, सांस चलता रहेगा और फिर उसी तरह से वापसी में हाथ को लाएं, दूसरे हाथ को भी ले आएं और सिर ढीला छोड़ दें, वज्रासन में बैठ जाएं। ये दूसरा आसन हुआ जिसको हम बोलते हैं उष्ट्र आसन। जैसे ऊंट की गर्दन ऊंची उठी रहती है ना, तो ऐसे पेड़ों से, पर्वतों से, झरनों से, पक्षियों से हमने सीखे हैं, उनकी स्थितियों का अध्ययन किए हैं, तो उनके नामों पर ही हमने इसको रख दिया है। ऐसा नहीं कि मैं उसको भारत भूषण आसन कहने लगूं। उष्ट्र से सीखा तो उष्ट्र को डिवोटेड है। वो भारत की योग विद्या है, इसलिए मैंने उसे इंडियन योग नहीं कहा, इसलिए उसको भारत योग कहा, क्योंकि वो भारतवर्ष का योग है। जो जिसने दिया कृतज्ञतापूर्वक हमें स्वीकार करना चाहिए। आइए अब लेते हैं हम तीसरा आसन जिसको कहते हैं बिलाव आसन। स्वाभाविक है, बिल्ली से सीखा तो बिलाव आसन। इसमें हम चौपाया बन जाते हैं इस तरह से, जैसे बच्चों के लिए आप घोड़ा बनते थे या आपके बचपन में आपके माता पिता आपके लिए घोड़ा बनते थे। इसमें बस खास बात ये ध्यान रखनी है कि पैर पीछे, पैरों के नाखून ज़मीन से टच कर रहे हैं, यानी तलवा खुला हुआ है, हथेलियाँ पूरी तरह से ज़मीन पर टिकी हुई हैं और बाजू पूरी क्रिया में बिल्कुल नहीं मुड़ेगा, यानी कोहनी से हाथ को मोड़ना नहीं है। कार्य क्या करना है? श्वास भरते हुए चेहरे को ऊंचा उठाना, कमर को नीचे को दबा देना, जैसे घोड़े की पीठ नीचे दबी हुई होती है और हिप्स घोड़े की तरह से ही ऊंचे उठे हुए। ये स्थिति है सांस भरे हुए। फिर श्वास छोड़ते हुए श्वास गहरा छोड़ना, कमर को ऊंचा उठा लेना और हिप्स को पूरा आगे को पुश कर देना। इतना झुकना है कि आपकी ठुड्डी भी कंठकूप से, यानी गर्दन का जो गड्ढा है उसमें लग जाए। फिर सांस भरना और गर्दन पे पूरा खिंचाव महसूस करना, चेहरा ऊंचा उठाते हुए, कमर का दब जाना, हिप्स का ऊंचा हो जाना। फिर सांस छोड़ना, ठुड्डी कंठकूप में लग जानी, कमर ऊंची हो जानी और हिप्स को आगे को पुश करना, लेकिन कोहनी बिल्कुल नहीं मुड़ेगी। इस प्रकार से, और फिर कमर को आराम देते हुए वज्रासन में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से ये 3 आसन आपको लेने, और फिर बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्रिया है वो है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम जितने भी प्राणायाम जालंधर बंध लगाने वाले हैं वो आपके लिए उपयोगी हैं। बहुत बार चला चली में लोग कहते हैं कपालभाति कर लीजिए, उससे आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। नहीं, वो तभी प्रभावशाली होगा कपालभाति भी
जब उसमें आप पूरा सांस छोड़ करके फिर जालंधर बंद लगाएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी तब इफ़ेक्टिव होगा पूरी तरह से। वैसे तो आप स्वस्थ व्यायाम करते हैं तो ठीक चलते ही रहते हैं, लेकिन जब क्योर की बात आती है, एज रेमेडी हम कोई चीज़ दे रहे हैं, तो वो ठीक से आनी चाहिए। उसमें जालंधर बंद लगना ज़रूरी है। या फिर सीधे सीधे आपके थायराइड को जो प्राणायाम प्रभावित करता है, उस प्राणायाम को लीजिए। 3 प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। 2 ऐसे हैं जो आपको सीधे सीधे थायराइड को प्रभावित करते हैं, और तीसरा जो चाहे नाड़ी शोधन करें चाहे कपालभाति करें, अगर जालंधर बंद उसमें लगता है तो वो दोनों ही फायदेमंद हैं, और उनमें से एक भी आप चुन सकते हैं। तो आइए समझ लीजिए इसको भी कि कैसे करना है। बहुत अच्छा हो कि ध्यानात्मक आसन में बैठें, यानी पद्मासन लगा के बैठें। अगर नहीं लगा सकते तो जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठ जाइए, लेकिन मैं तो लगा सकता हूँ, तो आप भी लगाइए। इसमें एक पैर को उठा करके जंघा पे रखें और दूसरे पैर को दूसरी जंघा पर टिका दें, ऐसे करके। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिनसे पद्मासन नहीं लगता लेकिन समस्या है, तो निदान उनको भी करना है। और जब निदान करना है तो फिर जिस भी आसन में बैठ सकते हैं बैठें, वो ज़रूरी है। पद्मासन में इसलिए कि योग इसे ही अनुमति देता है कि आप पद्मासन में बैठ करके इन प्राणायामों को करें, ध्यानात्मक आसनों में बैठ करके करें। पहली चीज़ है कपालभाति। कपालभाति में ज्ञान मुद्रा लेकर के बैठते हैं इस प्रकार से, और नाभि पर फोकस करते हुए 25 से 50 या अपने सामर्थ्य के हिसाब से ज़्यादा आप कर सकते हैं, तो इतनी बार सांस को लेना, यानी जो आप नॉर्मल सांस लेते हैं उसका भी हाफ स्पीड उसकी होनी चाहिए, यानी हाफ लेंथ उसकी होनी चाहिए। और फिर जो लास्ट सांस आप छोड़ेंगे तो उसे छोड़ करके फिर बाहर ही सांस को रोक दीजिए और जालंधर बंद लगा लीजिए, यानी ठुड्डी को कंठकूप में लगा दीजिए। कैसे? यानी जितनी देर हो सका सांस को बाहर रोका, ठुड्डी को यहाँ पर धंसाए रखा। जब लगे कि अब ज़्यादा देर तक सांस नहीं रोक पाऊँगा तो मैंने ठुड्डी को यहाँ से हटा दिया और नॉर्मल सांस ले लिया। मैं अपने अभ्यास में इससे काफ़ी ज़्यादा देर तक कर सकता था, लेकिन क्योंकि समय की मर्यादा है कि आपको समझाना हमारा उद्देश्य है। ये ना सोचे कि 25 सांस गुरुजी ने करके दिखाए तो 25 ही करने हैं। गुरुजी तो 500 भी करते हैं। तो लेकिन वो आपके लिए कोई स्पर्धा की चीज़ नहीं है, प्रेरणा की चीज़ है। आप करें, 25 सांस बहुत हैं, धीरे धीरे बढ़ेगा और अच्छा हो जाएगा। दूसरा, फिर नाड़ी शोधन में भी यही स्थिति करनी है कि आप बाएं स्वर को अनामिका से बंद करके दाहिने से श्वास भरें पूरे ध्यान से, और इसमें ध्यान कंठ पर ही रहना चाहिए, समस्या पर ही ध्यान रहना चाहिए। माँ खाना भी बना रही है तो ध्यान बच्चे पर ही रहता है, उसकी अपब्रिंगिंग पर रहता है। बिल्कुल ऐसा ही सांस भरना, फिर उसके बाद पूरा सांस जब भर जाए तो दोनों स्वर को बंद कर लेना और ठुड्डी को गर्दन के गड्ढे में लगा देना, और फिर उसके बाद बायां स्वर खोल देना और सांस को बाहर छोड़ देना। फिर ऐसे ही बाईं तरफ से भरना, बंद करके जालंधर बंद, यथा सामर्थ्य रुकने के बाद फिर दाहिना स्वर खोल देना और सांस बाहर छोड़ देना। यानी हर प्राणायाम के रिपीटिशन में जालंधर बंद जरूर लगेगा। तीसरा प्राणायाम आपको करना है
भ्रामरी। भ्रामरी में आप अपनी तर्जनी उंगली से कानों को बंद करेंगे और ध्यान पूरी तरह थ्रोट पर रहेगा। इसके लाभ जितने हैं वो मिलेंगे सारे, लेकिन मेन बेनिफिट थ्रोट पर जाएगा क्योंकि आप वहाँ पर फोकस कर रहे हैं, आपकी नीयत वहाँ पर है। और जैसे कि मैं बंद कान करके, बंद मुंह करके मैं ओम बोल रहा हूँ, क्योंकि भ्रमर गुंजन इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आपने भौरा देखा नहीं, भौरे का गुंजन भी नहीं सुना, तो फिर ओम से तुलना कर लेते हैं। ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। फिर से गहरा सांस भर लेना और फिर से इसी प्रकार रिपीट करना। ये रहेगा भ्रामरी प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम जो आप करेंगे, बल्कि ये चौथा हो गया कायदे में, तो आप इनको 2 प्राणायाम सुबह, 2 प्राणायाम, बीमारी के पीछे पड़ जाओ, उसे ठीक होना ही है, और 2 प्राणायाम करोगे तो भी ठीक, दोनों समय 2 प्राणायाम सुबह, 2 प्राणायाम शाम को करोगे तो भी ठीक। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप 10-10 राउंड हर प्राणायाम के ले लीजिए, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। प्राय कार्यक्रम देखने के बाद लोग पूछते हैं कि ये नहीं बताया कितनी बार करना है। मैं इसको 50 बार कर सकता हूँ, दूसरे साधक इसको 40 बार कर सकते हैं, जिसने कभी नहीं किया वो 5 बार कर सकता है। चलिए, लंबी यात्रा तय करने के लिए भी एक कदम जब हम रख देते हैं तो यात्रा शुरू हो जाती है, ये सोच के चलिए। तो हम ले रहे हैं अब उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम में सीधा थ्रोट पर ध्यान देना है, और जिस समय हम श्वास भरते हैं नाक से भरा जाएगा, फेफड़े तक जाएगा, लेकिन उसको यहाँ अटेंड करना है, और पूरा सांस भर जाने के बाद थ्रोट को, गले को भीतर की तरफ संकुचन करना है, और फिर जब सांस छूटेगा तो उसको रिलीज कर देना है। ऐसा काम करने में जीभ को ऊपर, जो मुंह की छत है, तालू जिसको आप कहते हैं, वहां पर उसको स्पर्श कर देते हैं। ये तो यहाँ जो आवाज़ आई वहाँ पर लगा दीजिए इसको, और देखिए कैसे करना है। फिर सांस छोड़ देना, फिर से भरना ऐसे ही, जीभ को तालू में लगा के। यानी कंठ का संकुचन ये जरूरी है सांस के लेते समय। छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े अभ्यास ऐसी चुटकियों में हो जाते हैं। आप थोड़ा ध्यान रखिए, और विशेष रूप से खाने का ध्यान रखिए। उसमें आप, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको अश्वगंधा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। 1 चम्मच अश्वगंधा रात्रि को सोते समय दूध के साथ सेवन करिए, आपको बहुत फ़ायदा देगी। आधा चम्मच हल्दी दूध में पका करके प्रातःकाल या दिन में किसी भी समय आप पीजिए, आपको बहुत फ़ायदा देगी। और फिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लौकी का जूस। सुबह खाली पेट आप लौकी बहुत अच्छी, बड़ी सस्ती आती हैं, 1 धड़ी लौकी इकट्ठी ले आओ घर में, फ्रिज में रख दो, और फिर उसका जूस निकाल करके सुबह 1 गिलास जूस पीजिए। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, और उसमें से एक है थायराइड के रोग से मुक्ति। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। हरिओम।